हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे आज सेल बायोलॉजी, जो कि यूनिट 2 है। एंड आज से आप लोग का CSIR UGC नेट JRF का जो क्लास है वो स्टार्ट हो गया है। लाइव क्लास होने वाला था, बट नेट प्रॉब्लम के कारण और इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण जो है नहीं हो पाया लाइव क्लास, तो इसलिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा रही हूँ मैं। बाकी जैसे ही इस चीज़ें सब ठीक होती है, आप लोगों को लाइव क्लास जो है मिलने लग जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 से हम लोग पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी, ठीक है। और जितने भी कंटेंट आपको मिलेंगे इस यूनिट के, वो आपका जो सोर्स होगा ये अल्बर्ट, लॉडिस, कैम्बेल, NCBI और साइंस डायरेक्ट से मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा नोट्स है। आप अगर इतना नोट्स को पढ़ते हैं तो आपको किसी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कम से कम फेथ रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव रखिए, ठीक है। जिससे भी आप पढ़ते हैं उस पर विश्वास रखना सबसे पहले ज़रूरी है कि उनकी चीज़ें पढ़ने से आप क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है सेल थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में सबसे बेसिक चीज़ है सब जानना कि सेल क्या होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे सेल क्या होता है। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल कैसे बनते हैं, तो जो जितने नए सेल बनते हैं वो पुराने वाले सेल से बनते हैं। इट मीन्स कि न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नए सेल जितने भी बनेंगे वो एग्जिस्टिंग सेल से बनेंगे। तो जो सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल जब मिलता है तब वो टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। जब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलता है तो ऑर्गेन का फॉर्मेशन करता है। एंड जब ग्रुप ऑफ ऑर्गेन मिलता है तब ऑर्गेन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। एंड जब ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम होता है तब जा कर के एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से जो सीरीज है वो है कि ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑर्गेनिज्म इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन कॉल्ड ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गेन। एंड टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। सेल को फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। एंड जितने भी लिविंग थिंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सभी का ये जो है बेसिक यूनिट है एंड स्ट्रक्चर्ड एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। आप इसे क्या, सेल क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जो सेल एराइज होता है वो सेलुलर डिवीज़न के द्वारा होता है। सेलुलर डिवीज़न होता है माइटोसिस, मियोसिस। तो न्यू सेल का जो एराइज होता है वो सेलुलर डिवीज़न के द्वारा होता है, राइट। अब सेल थ्योरी पे आते हैं हम लोग। जो बेसिक चीज़ था वो कुछ बच्चे होंगे जिनका बेसिक भूल चुके होंगे या बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो उनके लिए चीज़ें थी, ठीक है। बाकी ये बेसिक चीज़ें सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या कहता है कि जितने भी लिविंग थिंग हैं वो सभी एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। सेल थ्योरी क्या कहता है कि जितने भी लिविंग थिंग हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, राइट। स्कैलरेन एंड सचमोन ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, लेकिन बाद में इसे रडोल्फ वर्चो ने क्या किया, उसको मॉडिफाई करा। और मॉडिफाई करने के बाद इन्होंने कहा कि ओमनी सेलुला इज सेलुला। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल सेल, मतलब जितने भी सेल हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। तो स्कैलरेन एंड सचमोन ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था पहले, लेकिन बाद में रडोल्फ वर्चो ने जो है इसको मॉडिफाई कर दिया। और मॉडिफाई करके जो रडोल्फ
बच्चों का स्टेटमेंट था वो क्या था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इट मीन्स क्या होता है कि ऑल सेल ओनली अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये सेल थ्योरी के बारे में था ना। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ ऑर्गेनेली है, उनका क्या लोकेशन है और क्या उनका फंक्शन है। ये आपको यहाँ से आपको पार्ट बी के क्वेश्चंस आपको बनेंगे। ठीक है, पार्ट बी से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं CSIR नेट में। ठीक है, तो ऑर्गेनेली कौन कौन से हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, साइटोस्केलेटन, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेंट्रियोल। तो जो न्यूक्लियस है उसका लोकेशन यहाँ पे जो है मैंने बात किया प्लांट एंड एनिमल के कंपैरिजन में कि कौन कौन से ऑर्गेन प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल में प्रेजेंट होते हैं और जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट रहता है। और न्यूक्लियस का काम क्या है कि यह जो है DNA कंटेन करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, राइट। दूसरा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है एंड एनिमल में भी प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, ATP का प्रोडक्शन करना, राइट। उसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है किसमें होता है, प्लांट में होता है, राइट। और क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि सनलाइट से क्या करता है, सनलाइट लेता है, सनलाइट लेने के बाद ये फोटोसिंथेसिस करवाता है, राइट। उसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो भी प्लांट में भी होता है एज वेल एज एनिमल में भी देखने को मिलता है, होता है। ठीक है, और जिसका जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना। ठीक है, उसके बाद आता है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम जो है वो प्लांट्स और एनिमल दोनों में होता है और इसका फंक्शन क्या है कि ये ऑक्सीडेशन करता है किसका, फैटी एसिड का और दूसरे कंपोनेंट का, राइट। एक मिनट, तो ऑक्सीडेशन कराता है किसका, फैटी एसिड का और भी बहुत सारे कंपोनेंट का, ये ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करता है पेरोक्सिसोम। ठीक है, साइटोस्केलेटन दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल में भी प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या होता है कि ये मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म का, सेल का। ठीक है, तो इसमें ये इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट आता है वैक्यूल। वैक्यूल किस में प्रेजेंट होता है, ये भी प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। और वैक्यूल का जो फंक्शन होता है ये स्टोरेज एरिया है जहाँ पे कुछ कंपोनेंट को ये स्टोर करके रखता है। तो वैक्यूल प्लांट और एनिमल दोनों में होता है और इसका क्या फंक्शन है, ये स्टोरेज करता है, स्टोरेज एरिया को वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी दोनों में होता है, प्लांट और एनिमल। और साइटोप्लाज्म जो है जितने भी ऑर्गेनेली होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसका साइटोप्लाज्म क्या हो गया, ऑर्गेनेली का घर हो गया, यानी कि होम ऑफ सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो एनिमल में नहीं होता है, सिर्फ प्लांट में होता है। और सेल वॉल क्या काम करता है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट का काम करता है। जिस तरह हमारी बॉडी में यानी कि एनिमल की बॉडी में स्किन आप कह सकते हैं, उसी तरह यहाँ पे सेल वॉल जो है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है और प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है वो भी प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। और ये पैकेजिंग में हेल्प करता है, प्रोटीन प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो होता है वो मेनली एनिमल में होता है, रेयरली ही प्लांट में होता है। और लाइसोसोम क्या करता है, ये वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करने का काम करता है, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है।
तो सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, ये जो है सब्सटेंस का मूवमेंट कराता है इनवर्ड टू आउटवर्ड एंड आउटवर्ड टू इनवर्ड। तो इस तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन है उनका क्या फंक्शन हो गया कि सब्सटेंस का मूवमेंट कराना, इनवर्ड एंड आउटवर्ड कंट्रोल करता है ये, ठीक है। कहीं पे स्पेलिंग मिस होगा तो आप लोग जो है देखिए यहाँ कंट्रोल ओवर डी नहीं होगा। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी दोनों में होता है, प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि हमने बता ही दिया अभी। उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, वो भी दोनों में होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है आपको RER, ठीक है, और दूसरा होता है SER। ये RER होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ठीक है, और SER जो स्मूथ होगा उसमें लिपिड का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है, ठीक है, ये RER एंड SER। तो जहाँ RER हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, वहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, और लिपिड का सिंथेसिस कहाँ होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किस में होता है, सिर्फ एनिमल्स में होता है। एंड सेंट्रियोल का काम क्या है सेल डिवीज़न में, माइटोसिस में, ठीक है। फ्लैजिला है, फ्लैजिला कुछ एनिमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है फ्लैजिला का, मूवमेंट करवाना, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनली था और उसका लोकेशन था कि ये ऑर्गेनली किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट और एनिमल के केस में, और क्या क्या इनका फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिंगल सेल होता है। यूकैरियोटिक जो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेंस LPS से बना हुआ होता है, जबकि यूकैरियोटिक में लिपिड बाइलेयर होता है और सेलुलोज का बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक में सेल वॉल जो होगा वो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होगा और फंजाई में प्रेजेंट होगा, सेल वॉल एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होगा वो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस की जगह क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। और यहाँ पे यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। उसके बाद यूकैरियोटिक में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। DNA यानी कि अभी जो मैंने बताया कि न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, तो न्यूक्लियस ही DNA कंटेन करता है। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस की जगह पे क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है जो कि डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनली है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो लार्ज होता है। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में 70S होता है, यूकैरियोटिक में 70S और 80S होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, इसमें नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होता है वो कौन कौन से प्रेजेंट होता है एंड कौन कौन से हैं, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइट। इसका एग्जाम्पल यदि प्रोकैरियोटिक सेल का बात करें तो जितने बैक्टीरिया हो गए, आर्की बैक्टीरिया, यदि कॉमनली कहें तो मोनेरा आप लोगों ने पढ़ा होगा, जितने भी मोनेरन से वो आ गए आपको प्रोकैरियोटिक।
जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक में एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये कुछ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमने देखा। नेक्स्ट आता है सेल फ्रैक्सीनेशन टेक्निक। तो ये टेक्निक से भी क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सेल फ्रैक्सीनेशन टेक्निक के बारे में जानते हैं कि क्या होता है सेल फ्रैक्सीनेशन टेक्निक। तो ये सेल फ्रैक्सीनेशन टेक्निक जो है वो एक यूज़फुल टेक्निक है। क्यों यूज़फुल है? तो हम सेल का जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी कर सकें, उसके लिए जो टेक्निक यूज़ होता है उसको कहते हैं सेल फ्रैक्सीनेशन टेक्निक। ठीक है, तो सेल फ्रैक्सीनेशन क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी कर सकते हैं, उसे कहते हैं सेल फ्रैक्सीनेशन। इसका यूज जो है मेजर ऑर्गेनेली या सब सेलुलर पार्ट को एक दूसरे से अलग करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमें मान लीजिए कि हमें राइबोसोम के बारे में जानना है, हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानना है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानना है, हमें स्पेशली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानना है। तो कैसे जानेंगे? तो ये सेल फ्रैक्सीनेशन यही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इस ऑर्गेनेली को एक दूसरे से अलग करके हम इसके स्ट्रक्चर और इसका क्या केमिकल कंपोजिशन है, कैसे बना है, इन सब के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो सेल फ्रैक्सीनेशन में जो है 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप्स होता है एक्सट्रैक्शन का, दूसरा स्टेप्स होता है होमोजिनेशन का, तीसरा स्टेप्स होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि सेल को आइसोलेट करते हैं, उसके बाद होमोजिनेट करते हैं, होमोजिनेट करने के बाद डिफरेंट स्पीड पे जो है सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाता है। अभी हम लोग डायग्राम की हेल्प से भी देखेंगे कि किस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाता है। तो जो ये सेल फ्रैक्सीनेशन टेक्निक है उसका जो यूज़ है यूज़ जो है वो हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन के स्टडी के लिए करते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे जो 3 स्टेप इन्वॉल्व है एक्सट्रैक्शन, होमोजिनेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। एक्सट्रैक्ट करने और होमोजिनेट करें, मतलब होमोजिनेशन मतलब आप एक तरह से ये समझ लें कि जिस तरह से मिक्सर में सब कुछ दे करके घुमा देते हैं, तो लाइक दैट कि उसमें सेल को दे करके उस तरह से कर दिया गया है। और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया डिफरेंट स्पीड पे और फिर उसको नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे डायग्राम की हेल्प से कैसे होता है। ठीक है, तो इसके बाद मतलब सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड होगा, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाया जाएगा और सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाएगा। ठीक है, जिस स्पीड पे हम जाएंगे तो प्रत्येक स्पीड पे जो है एक रिजल्टेंट फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि सेल कंपोनेंट का फ्रैक्सीनेशन होता है, यानी कि सेल कंपोनेंट अलग होते हैं और क्या होता है कि वो सेटल होने लगते हैं बॉटम में, और बॉटम में सेटल होकर एक पैलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो पैलेट्स होता है पैलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये पैलेट्स हम आइसोलेट करके अपना जो भी उस पैलेट्स में जो भी स्ट्रक्चर आया हुआ है, जो भी ऑर्गेनेली आया हुआ है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो यदि हम सेंट्रीफ्यूगेशन लोअर स्पीड पे करेंगे तो हमें पैलेट्स में क्या क्या कंटेंट मिलेगा, मतलब सिंपली अगर बोले तो लार्जर कंपोनेंट हमको देखने को मिलेगा। यानी कि जब हम लो स्पीड में काम करेंगे, लो स्पीड में सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो हमें पैलेट्स में लार्जर कंपोनेंट मिलेंगे। लेकिन जब हम हाई स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो पैलेट्स में हमें स्मॉलर कंपोनेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डायग्राम की हेल्प से हम लोग देखेंगे कैसे सेल फ्रैक्सीनेशन टेक्निक होता है। तो जो चीज़ें हमने अभी बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई भी है कि सेल फ्रैक्सीनेशन को हम लोग सेल कंपोनेंट को आइसोलेट करने में, अलग करने के लिए यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी। यानी कि जैसा कि हमने बताया कि कम स्पीड पे जो है लार्जर कंपोनेंट मिलेंगे एंड हायर स्पीड पे स्मॉलर कंपोनेंट मिलेंगे। तो सेल का जो सेल कंपोनेंट होता है उसको आइसोलेट करते हैं किसके आधार पे, तो साइज एंड डेंसिटी के आधार पे, साइज एंड डेंसिटी के बेसिस पे। ठीक है,
तो एक्चुअली में ये टेक्निक क्या होता है कि जो सेल है उसको होमोजेनाइज कराया जाता है ब्लेंडर में और उसको ब्रेक कराया जाता है। जैसे कि हमने सेल को लिया और लेने के बाद क्या किया, उसको होमोजेनाइज करा दिया। जैसे कि आप समझ लीजिए एक मिक्सर का काम कर होमोजेनाइज मतलब एक मिक्सर की तरह सोच लीजिए, मिक्सर में सब कुछ दे करके और उसको मतलब घुमा दिए। तो ऐसा ही कुछ इस टेक्निक में देखने को मिलता है कि जो सेल है उसको हम टिश्यू जो है उसको लिया गया, आइसोलेट किया गया। आइसोलेट करने के बाद उसको जो है होमोजेनाइज करा दिया गया एक ब्लेंडर में, और जो होमोजेनाइज कराने के बाद वो ब्रेक हो गए। ब्रेक होने के बाद जो वो मिक्सचर जो मिला, होमोजेनेट मिक्सचर जो मिला, उसको सेंट्रीफ्यूज कराया गया। और सेंट्रीफ्यूज कराने के बाद जो है जो हमें मिला उसको उसके बाद सुपरनेटेंट को नेक्स्ट ट्यूब में जो है पोर्ट कर दिया गया, यानी कि नेक्स्ट ट्यूब में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। और फिर जा कर के सेंट्रीफ्यूज कराया गया हायर स्पीड में एक लंबे समय तक। और यह प्रोसेस जो है बार बार रिपीट करता गया, और रिपीट करने के कारण मतलब इसका जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के फॉर्म में होगा इन सीरीज़ ऑफ पैलेट्स। मतलब सीरीज़ ऑफ पैलेट्स आपको मिलेंगे, और ये जितने भी ट्यूब में आपने इसको कन्वर्ट किया हुआ है उन सब में जितने भी पैलेट्स मिलेंगे, उस पैलेट्स में डिफरेंट जिस स्पीड पे कराया है उसके अकॉर्डिंग आपको सेल कंपोनेंट देखने को मिलेगा। यदि हम डायग्राम की तरफ से समझें तो टिश्यू है, राइट। टिश्यू को लिया गया, टिश्यू को लेने के बाद होमोजिनेशन करा गया। होमोजिनेशन कराने के बाद होमोजिनेट मिक्सचर हमें मिला, ये होमोजिनेट मिक्सचर मिला। ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद होमोजिनेट मिक्सचर मिला। होमोजिनेट मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद क्या हुआ कि ये जो टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया वो 1000 G। 1000 G का मतलब क्या हो गया कि 1000 टाइम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी स्पीड दिया गया, यानी कि 1000 टाइम्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी स्पीड दिया गया। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। देखिएगा हर जगह मिनट जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, और स्पीड भी आपको बढ़ता जाएगा। तो 10 मिनट के लिए आपको यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज कराया गया है। और इसमें आपको क्या क्या मिला, इसमें आपको मिला क्या क्या, ये जो पहला पैलेट्स होगा, यदि हम 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं तो इसके पैलेट्स में हमें मिलेगा पूरा लगभग सेल मिलेगा, जैसे कि न्यूक्लाई मिलेगा, साइटोस्केलेटन मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, सेलुलर डिब्रिस मिलेगा, ठीक है। अब ये चीज़ें यहाँ पैलेट जो है वो यहाँ पे हो गई। उसके बाद इसको क्या किया गया कि नेक्स्ट ट्यूब में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, इसको नेक्स्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया गया। नेक्स्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करने के बाद अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया 20,000 G, यानी कि 20,000 टाइम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए? तो 20 मिनट के लिए। तो उसके बाद हमें रिज़ल्ट क्या देखने को मिला कि इसमें जो पैलेट देखने को मिला उसमें क्या क्या मिला, तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, अगर प्लांट है, प्लांट का हम करवा रहे हैं तो उसमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा, पेरोक्सिसोम, गोल्जी मिलेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चंस में मतलब 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आपको CSIR नेट के पूछे जाते हैं, ठीक है, या 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। पार्ट बी के क्वेश्चन ही बन सकते हैं कि इतना मिनट पे कराया तो पैलेट्स में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद बाकी जो इसमें मटेरियल था उसको नेक्स्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और यहाँ पे 80,000 G दिया गया, यानी कि 80,000 टाइम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दिया गया। और टाइम कितना? 60 मिनट के लिए। तो जब 60 मिनट के लिए यहाँ पे स्पीड बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पैलेट में क्या क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ के पैलेट में मिलेगा माइक्रोसोम्स देखने को मिलेगा। माइक्रोसोम मीन्स क्या हो गया, मतलब पीस ऑफ DNA, इंटरनल मेम्ब्रेन के टुकड़े, फ्रेगमेंट्स ऑफ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स, कुछ स्मॉल वेसिकल्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर इसका जो सुपरनेटेंट बच गया है वो सुपरनेटेंट को इस नेक्स्ट ट्यूब में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद इतना फोर्स ऑफ ग्रेविटी से और 3 घंटे के लिए इसको सेंट्रीफ्यूज कराया गया। तो इस पैलेट्स में हमें देखने को क्या मिलेगा, राइबोसोम देखने को मिलेगा, लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेगा। तो ये है सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। अब इसमें जो है आपको ये चीज़ें
देखिए ये आपको याद रखना है कि जो स्मॉलर साइज डीएनए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो आपको इस वाले एरिया में देखने को मिलेगा। जो मीडियम साइज वाले डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे वो बॉटम में देखने को मिलेगा, और जो लार्ज साइज डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपको नीचे में देखने को मिलेगा। तो और याद क्या रखना है कि स्पीड और साइज के बेसिस पे, तो स्पीड यदि कम स्पीड रहेगा तो लार्ज कंपोनेंट मिलेगा, यदि कम स्पीड रहेगा तो क्या मिलेगा, लार्ज कंपोनेंट मिलेगा। लेकिन यदि स्पीड बढ़ा रहे हैं तो हाई स्पीड पे स्मॉलर कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि लो स्पीड में लार्जर कंपोनेंट मिलेगा, हाई स्पीड में स्मॉलर कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, तो सेल्फ वैक्सीनेशन टेक्निक क्या, सेल्फ वैक्सीनेशन क्या हो गया कि सेल्फ वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं कि सेल के कंपोनेंट को आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करने के बाद उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसको जो आइसोलेट किया जाता है किस आधार पे आइसोलेट किया जाता है, तो साइज और डेंसिटी के बेसिस पे हम इसको आइसोलेट करते हैं और देखते हैं। इस टेक्निक में जो है क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, होमोजिनेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, और सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले टिश्यू को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको होमोजिनेशन करते हैं ब्लेंडर में, वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद हमें होमोजिनेट मिक्सचर देखने को मिलता है। होमोजिनेट मिक्सचर क्या करता है, तो होमोजिनेट मिक्सचर को डिफरेंट स्पीड पे हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं तो जब हम कम स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे, लो स्पीड प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन में, तो हमें लार्ज कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम हाई स्पीड पर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल कंपोनेंट देखने को मिलेगा। तो यही है आपका सेल्फ वैक्सीनेशन टेक्निक। ठीक है, तो 10 मिनट में आपको पैलेट में क्या क्या मिलेगा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलुलर डिब्रीज। 20 मिनट में आपको क्या देखने को मिलेगा, उसका जो बच गया है सुपरनेटेंट को नेक्स्ट ट्यूब में पोर्ट कर देंगे, डाल देंगे। तो 20 मिनट में आपको पैलेट में क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, यदि प्लांट है तो लाइसोजोम, पेरोक्सिसोम, गोल्गी। 60 मिनट में क्या देखने को मिलेगा, माइक्रोजोम देखने को मिलेगा, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े आपको देखने को मिलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स, कुछ इंटरनल मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स, कुछ स्मॉल वेसिकल्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद जब हम 3 घंटे सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे तो हमें पैलेट में क्या क्या देखने को मिलेगा, राइबोसोम देखने को मिलेगा, लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो स्मॉल साइज जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, वो सबसे ऊपर मिलेंगे। मीडियम साइज डीएनए कहाँ मिलेंगे, मिडिल में मिलेंगे, और लार्ज कंपोनेंट नीचे में मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ लेक्चर्स हो जाएंगे, फिर आप लोगों से हम कुछ CSIR नेट के क्वेश्चन भी जो टॉपिक कराऊंगी उसको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये एक तरह से बैरियर का काम करता है। हमारे साइटोप्लाज्म और बाहर के इन्वायरमेंट के बीच में ये बैरियर का काम करता है, ताकि मतलब एक तरह से कह सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल बाउंड्री ऑफ सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल बाउंड्री ऑफ सेल है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो ये बैरियर की तरह काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या साइटोप्लाज्म को एक्सटीरियर एनवायरनमेंट से सेपरेट रखने का काम करता है, इसलिए इसे फिजिकल एंड केमिकल बाउंड्री ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑर्गेनली मेम्ब्रेन जो होता है वो कंसिस्ट होता है बाइलेयर का बना हुआ होता है, लिपिड्स बाइलेयर कह सकते हैं, एंड बाइलेयर लिपिड भी का भी क्लासिफिकेशन होता है, उसमें फॉस्फोलिपिड भी आता है। तो मेनली जो लिपिड होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑर्गेनली मेम्ब्रेन जो बना हुआ होता है वो बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है। ठीक है, जिसमें कि लिपिड्स होते हैं, डिफरेंट लिपिड्स होते हैं, एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं,
ठीक है। तो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड बाइलेयर बना हुआ होता है, जिसमें कि स्पेसिफिक प्रोटीन भी इम्बेडेड होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन होता है, पेरिफेरल प्रोटीन होता है, इन सब प्रोटीन जो है उसमें इम्बेडेड होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और किस किस नामों से जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, बायो मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। जो सेल होता है वो इनक्लोज्ड होता है, किसमें घिरा रहता है, किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तभी तो ये बैरियर की तरह काम कर रहा है साइटोप्लाज्म और एक्सटीरियर इन्वायरमेंट के। ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, हैविंग इलास्टिसिटी होता है, इम्परमिएबल बैरियर होता है टू द मोस्ट वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ के लिए ये इम्परमिएबल होता है। क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका जो आउटर पार्ट हम लोग देखेंगे जब, तो जो लिपिड होता है उसमें हेड और टेल पार्ट होता है। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है। तो जो फिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब हुआ वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक का मतलब हुआ कि वाटर हेटिंग, यानी वाटर से जो डरता है उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। वाटर के इंटैक्ट में जो रहता है, कांटेक्ट में जो रह सकता है उसको कहते हैं वाटर हाइड्रोफिलिक। ठीक है। तो इसलिए वैसे सब्सटेंस जो कि हाइड्रोफोबिक है वही पास कर सकते हैं, जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है वो जो है इनर मेम्ब्रेन से, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू पास नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो डायनेमिक होता है, फ्लूइड स्ट्रक्चर है, और मोस्ट ऑफ द जो मॉलिक्यूल्स होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लेन से मूव करता है। ठीक है। जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -20 वोल्ट होता है। क्यों 20 वोल्ट होता है? ड्यू टू हाई पोटासियम आयन इनसाइड सेल। तो इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -20 मिली वोल्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो सेल होता है, सेल के इनसाइड पोटेशियम आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये जो कंसंट्रेशन की बात की जाती है इन कंपैरिजन ऑफ आउटर इन्वायरमेंट की जाती है, आउटसाइड ऑफ दिस जो सेल की बात, जिस भी सेल की मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करी जाती है उस सेल के आउटर इन्वायरमेंट में किस तरह का जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो इनसाइड सेल है उसमें पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये हो गया चीज़ें ये। उसके बाद इलेक्ट्रिकली ये चार्ज होता है, इनर जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, आउटर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कंपैरिजन पे होता है। जैसे सेल है, इस सेल के अंदर क्या है और इस सेल के बाहर क्या है, ठीक है, इसके बेसिस पे होता है। तो अंदर जो होता है अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है। तो इसके अंदर में पोटासियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है। और बाहर जो है और भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो होता है, तो बाहर के कंपैरिजन में पोटासियम आयन अंदर ज़्यादा होता है और यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। यानी कि जो अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो सेल के अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल -20 मिली वोल्ट होता है। ठीक है। और जब सेल के बाहर की बात करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन में वो वेरी करेगा। ठीक है। जब हम जहाँ चीज़ें जैसे पढ़ते जाएंगे वो करते जाएंगे, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है। उसके बाद आता है लिपिड बाइलेयर का। तो लिपिड बाइलेयर जो होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। जो आप लोग यहाँ ये डायग्राम देख रहे हैं ये फ्लूइड मॉडल डायग्राम है, जिसे किसने दिया था? जोनाथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन ने दिया था। ये जो नेमिंग है ना, ये नेमिंग आपको गेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है। कि ज़्यादातर हम लोग गेट के एग्ज़ाम में साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है कि ये चीज़ें किसने दी हैं। ठीक है। कब दी है? 1972 में। कंपोजिशन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, जिसमें से मेजर जो होता है वो प्रोटीन होता है, लिपिड होता है मेजर, बट कार्बोहाइड्रेट एकदम माइनर अमाउंट में होता है, जो कि 5 to 10% कार्बोहाइड्रेट ही लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया। इस तरह से स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रोटीन चैनल है।
ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, यहाँ पे ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये वाला ग्लाइकोप्रोटीन है, यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट है, ये वाला जो रेड रेड आपको दिख रहा है ये हाइड्रोफिलिक हेड है, और ये जो आपको बीच वाला दिख रहा है जो येलो कलर से, ये आपको हाइड्रोफोबिक टेल है। यहाँ पे ये सरफेस प्रोटीन है, यहाँ पे ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये जो येलो कलर में आपको यहाँ दिख रहा है ये सब ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रांच चेन लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको हो गया ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, मेजर लिपिड होता है एंड प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट 5 से 10% ही होता है, ठीक है। जो लिपिड होता है उसको तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। लिपिड फर्दर आगे जो है 3 क्लासेस में डिवाइड होता है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरॉल, ठीक है। फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरॉल, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, सरफेस पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये सब प्रोटीन्स में हम लोग जब प्रोटीन्स का पूरा पढ़ेंगे डिटेल में तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे, हर सब का डिटेल हमें जानना है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, पहली क्लास है और उतना ज़्यादा डोज भी नहीं देना आप लोग को, ठीक है। उसके बाद जो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड। तो जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलेगा, जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलेगा तो उसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड, राइट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड दैट इज द ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो चलिए मैं क्लासिफिकेशन बोल रही हूँ, एक बार आप लोग खुद भी बोलिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से बना है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें से मेजर क्या पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लिपिड और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट, 5 से 10%। लिपिड जो होता है, कौन कौन से लिपिड्स पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरॉल, ठीक है। प्रोटीन कितने तरह का होता है, 2 तरह का, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट कितने तरह का होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट इसमें किस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो किस फॉर्म में पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में या फिर ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में। अकेले कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, तो जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलता है तो क्या बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ये ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन ये देखिए यहाँ ऊपर में, ये देखिए ग्लाइकोप्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है ये, और प्रोटीन वाला पार्ट से ये अटैच हुआ है, दैट्स कॉल्ड ए ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ग्लाइकोलिपिड हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर ग्लाइकोलिपिड हो गया। यहाँ पे ये वाला हो गया कोलेस्ट्रॉल, ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, ठीक है। ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, ये चैनल प्रोटीन हो गया, ठीक है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें अल्फ़ा हेलिक्स प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, अल्फ़ा हेलिक्स प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको याद रखना है ये वाला अल्फ़ा हेलिक्स प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। हम लोग डिफरेंट पढ़ेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन चीज़ें पढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है, कि कितने डोमेन होते हैं, इन सारी चीज़ें हमें पढ़ना है।
तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? सबसे पहला फंक्शन कि यह सेल, इन्वायरमेंट और सराउंडिंग दोनों के बीच में ये बैरियर का काम करता है। सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, बैरियर का काम करता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है, इसमें रिसेप्टर होता है तभी लिगैंड आकर के बाइंड करता है और देन नेक्स्ट प्रोसेस होता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है और ये जो है वेरियस जंक्शन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये सारे कुछ मेजर फंक्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। क्या क्या फंक्शन है? तो बैरियर की तरह काम करता है, सेल और सराउंडिंग के बीच में सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है, रिसेप्टर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो अल्फा हेलिक्स बताया ना वहीं पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वेरियस जंक्शन के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गए फंक्शन। उसके बाद जो है आता है फॉस्फोलिपिड। हम लोग कहाँ चल रहे थे आपको एक बार मैं दिखा दूँ कि चल कहाँ रहे हैं, माइंड मैप बना रहे हैं। तो हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉस्फोलिपिड, पहले लिपिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, देन कार्बोहाइड्रेट पे आएंगे। ठीक है, तो लिपिड में सबसे पहले हम लोग किस पे फोकस करेंगे? हम लोग फॉस्फोलिपिड में। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड जो है ज़्यादातर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड वाली चीज़ें हैं वो है फॉस्फोलिपिड। और ये जो फॉस्फोलिपिड होता है वो एम्फीफिलिक नेचर का होता है, एम्फीफिलिक नेचर का होता है और जो है ये पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल कंटेन करता है। जो पोलर हेड होता है उसको, जो पोलर हेड वाला पार्ट है उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो नॉन पोलर टेल वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। यानी कि यदि हम बात करें फॉस्फोलिपिड का तो स्ट्रक्चर यदि बनाते इस तरह से, हेड हो गया, ये टेल हो गया, तो ये वाला जो हेड वाला पार्ट हो गया ये पोलर होता है और ये टेल वाला पार्ट जो है वो नॉन पोलर होता है। ठीक है, और ये जो पोलर वाला पार्ट होता है इसी को बोलते हैं क्या? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक बोले तो हाइड्रोफिलिक का मतलब ये वाटर लविंग है, यानी कि ये वाटर के पास जाएगा, मतलब ये दोस्ती करेगा किससे? वाटर से ये दोस्ती करेगा। बट ये क्या है कि ये वाटर का ये दुश्मन है, ये वाटर हेटिंग है, यानी कि ये हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, इस तरह से फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है जिसमें कि है पोलर हेड, नॉन पोलर टेल है, पोलर हेड हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर टेल जो है वो क्या है? हाइड्रोफोबिक। राइट, चलिए, पोलर टेल जो होता है वो फॉस्फेट कंटेन करता है, जो पोलर हेड होता है वो फॉस्फेट ग्रुप कंटेन करता है, जिसमें कि 2 हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल लगा हुआ होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये पोलर हेड है, पोलर हेड में फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है और इस हेड से 2 हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल लगा हुआ होता है। एक टेल जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, होता है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है, और दूसरा जो होता है वो इस तरीके का होता है, इस तरीके से है, देखिए। ठीक है, इसमें जो है एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकता है, यानी कि ये जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक जो इसमें टेल होगा उसमें अनसैचुरेटेड होगा, एक अनसैचुरेटेड होगा और एक सैचुरेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है यहाँ पे सैचुरेटेड होगा, यानी कि इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, और इसमें अनसैचुरेटेड होगा, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। एक डबल बॉन्ड हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड है ये कहाँ पे बनता है? तो ये मेनली साइटोसॉलिक मोनोलेयर में बनता है। ठीक है, यहाँ
यहाँ इन होगा, इफ नहीं होगा, ठीक है, इन होगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। साइटोसोलिक मोनोलेयर में बनता है। साइटोसोलिक मोनोलेयर कहाँ? इन द ईआर मेम्ब्रेन, यानी कि एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में बनता है। अब बात करते हैं कि फॉस्फोलिपिड के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आप लोग को क्लियर डायग्राम है कि लिपिड पढ़ रहे थे। लिपिड 3 तरह का, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरोल। अभी हम लोग कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड, हम लोग पढ़ लिए हैं, फॉस्फोलिपिड के क्लासिफिकेशन पे चल रहे हैं, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है? ये मोस्ट एबंडेंट मेम्ब्रेन लिपिड है, जो कि एम्फीफिलिक होता है, पोलर हेड और नॉन पोलर टेल होता है। जो पोलर हेड होता है उसमें क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है, और उस हेड से 2 हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल लगा होता है। एक टेल सैचुरेटेड होता है, यानी कि उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, और दूसरा टेल जो है वो अनसैचुरेटेड होता है, जिसमें क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। जो फॉस्फोलिपिड है ये कहाँ पे बनता है? तो ईआर के मेम्ब्रेन में इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ईआर के मेम्ब्रेन में बताया था लिपिड का फॉर्मेशन, अभी फंक्शन में थोड़ी देर पहले ही बताया था कि लिपिड जो सिंथेसिस होगा वो कहाँ होगा? एसईआर में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्रोटीन कहाँ बनता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और लिपिड कहाँ बनेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो सिंथेसिस हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं फॉस्फोलिपिड के क्लासिफिकेशन पे। तो फॉस्फोलिपिड का जो क्लासिफिकेशन होता है, वो जो फॉस्फोलिपिड होता है वो 2 भाग में क्लासीफाई करता है, ठीक है, ठीक है। 2 टाइप्स कर दीजिए। 2 टाइप्स फॉस्फोलिपिड होता है, जिसमें एक होता है स्फिंगोलिपिड और दूसरा होता है फॉस्फोग्लाइसराइड। कितने तरह का फॉस्फोलिपिड? 2 तरह का। कौन कौन सा? स्फिंगोलिपिड और फॉस्फोग्लाइसराइड्स, ठीक है। जो फॉस्फोलिपिड होता है, जो मेन फॉस्फोलिपिड होता है एनिमल में, वो ग्लाइसरोल और फॉस्फोलिपिड बेस्ड होता है। आपको याद रखना है, मेन जो फॉस्फोलिपिड होता है एनिमल में वो क्या होता है? ग्लाइसरोल बेस्ड फॉस्फोलिपिड होता है, यानी उसमें ग्लाइसरोल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड 2 तरह का, स्फिंगोलिपिड एंड फॉस्फोग्लाइसराइड। तो स्फिंगोलिपिड के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो फॉस्फोग्लाइसराइड जो होता है वो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? फॉस्फोटिडिल इथेनॉल अमाइन, फॉस्फोटाइडिल इथेनॉल अमाइन, यानी कि हम इसको पीई लिख सकते हैं, ठीक है, फॉस्फोटाइडिल इथेनॉल अमाइन, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है, दूसरा कौन सा फॉस्फोग्लाइसराइड है? फॉस्फोटाइडिल सीरीन, जिसको क्या कहते हैं? पीएस, ठीक है। तीसरा क्या है? फॉस्फोटाइडिल कोलिन, जिसको क्या कहते हैं? पीसी। प्रियंका चोपड़ा नहीं है, फॉस्फोटाइडिल कोलिन है, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा समझ करके इसको विदेश मत भेज दीजिएगा, नहीं तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा फॉस्फोलिपिड 2 तरह का, स्फिंगोलिपिड और फॉस्फोग्लाइसराइड, ठीक है। तो जो ग्लाइसरोल बेस्ड फॉस्फोलिपिड होता है वो कौन होगा? फॉस्फोग्लाइसराइड्स होगा, राइट। जो फॉस्फोग्लाइसराइड होगा वो 3 तरह का होगा। कौन कौन सा? पीई, पीएस, पीसी। पीई क्या होता है? फॉस्फोटाइडिल इथेनॉल अमाइन। पीएस क्या होता है? फॉस्फोटाइडिल सीरीन। और पीसी क्या होता है? फॉस्फोटाइडिल कोलिन, ठीक है। ये तीनों जो है ये मोस्ट एबंडेंट फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं मैमेलियन सेल में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा फॉस्फोलिपिड के बारे में। चलिए हम लोग अच्छे से स्ट्रक्चर इसका देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिए ये रहा स्ट्रक्चर, जिसमें कि यहाँ पे फॉस्फेट होता है हेड में, और यहाँ पे ये टेल हो गया, ये हो गया हेड, और ये वाला पार्ट हो गया टेल। तो ये वाला जो हो गया ये होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हेड क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक,
और टेल क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक। टेल है ना बहुत डरपोक है, वाटर से डरता है, इसलिए ये वाटर से दूर रहता है। ठीक है, इसमें आप क्लियरली आप देख सकते हैं ये हो गया सैचुरेटेड, और ये हो गया अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो जितने जो भी फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक टेल सैचुरेटेड होता है, दूसरा टेल अनसैचुरेटेड होता है। अब आते हैं हम इसका यदि और भी क्लासीफाई करके हम चीज़ें देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होगा। तो अब ये वाला पूरा पार्ट हेड वाला है, हेड में ये वाला टेल है, टेल तो समझ ही गए होंगे क्या है, फैटी एसिड चेन होता है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन, अनसैचुरेटेड और एक सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन। तो और हेड में यहाँ पे ये ग्लाइसरोल लगा हुआ होता है, फॉस्फोलिपिड लगा हुआ होता है, और फॉस्फोलिपिड जो है वो वेरीज करेगा, कोई भी एक्स यहाँ पे फॉस्फोग्लिसराइड लगा होगा। अब कौन कौन सा पीएस लगा हो, पीई लगा हो या फिर पीसी लगा हो, यानी कि फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन लगा हो या सीरीन लगा हो या फिर एक्स की जगह कोई भी इन तीनों में से इथेनॉल अमाइन, सीरीन या फिर कोलिन लगा हो। ठीक है, और फॉस्फेट से ये एक्स लगा हुआ होगा, चाहे कोई भी हो इन तीनों में से, कोई भी फॉस्फोग्लिसराइड्स हो, और ये ग्लाइसरोल वाला स्ट्रक्चर होगा। इसमें यदि हम देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है किसका, फॉस्फेट का, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है किसका, ग्लाइसरोल का। ठीक है, और इस फॉस्फेट से यहाँ पे कोई भी एक्स लगा हुआ होगा, ये एक्स क्या हो सकता है, पीएस हो सकता है, पीई हो सकता है, पीसी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसके एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे और आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें और इसमें होता है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।